बड़ी गर्मजोशी से इस्तकबाल किए गए हैं। लोग यहाँ पर टिकटिकी बांधकर इसलिए भी देख रहे हैं कि उनके ममालिक के सरबराहान, खित्ते के मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद हैं और ये एक बड़ा जो है इवेंट है इस लिहाज से भी कि सिफारती सतह पर खित्ते में जो है कोऑपरेशन बढ़ रही है। लेकिन आपको इस तंजीम के हवाले से पहले बताते चलते हैं कि 1996 में ये तंजीम बनी थी। 4 एटमी ताकतों समेत 10 मुस्तकिल रुकन हैं इसके। ये तंजीम जोग्राफिया और आबादी के एतबार से दुनिया की सबसे बड़ी तंजीम है और इस तंजीम के रुकन मुल्कों का GDP दुनिया के 23% के बराबर है और 27 साल बाद पाकिस्तान इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस की सरबराही कर रहा है। इजलास कुछ देर के बाद होगा, जिन्ना कन्वेंशन सेंटर में शुरू होगा और 7 मुल्कों के वज़राए आज़म, भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर भी, सुब्रमण्यम जयशंकर भी यहाँ पर मौजूद है, इसमें शिरकत के लिए आए हैं। और कल के मनाजिर क्या शानदार मनाजिर थे जब जयशंकर से हमारे वज़ीर आज़म की मुलाकात हुई। उसकी तारीफ हमारे हमसाया मुल्क में भी की जा रही है कि किस गर्मजोशी से उनका इस्तकबाल किया गया है, मुसाफा किया गया और उन्हें खुश आमदीद कहा गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ SCO कॉन्फ्रेंस से इफ्तिताही खिताब भी करेंगे और सरबराही इजलास में मईशत, तिजारत, माहौलियात, समाजी और सकाफती रवाबित के शोबों में जारी ताउन पर तबादला ख्याल होगा और बाहमी ताल्लुकात बढ़ाने से मुतल्लिक अहम फैसले किए जाने का भी इम्कान है। और जनाब, गैर मुल्की लीडर्स के खिताब के बाद फिर दस्तावेजात पर दस्तखत किए जाएंगे। कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पर नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, SCO सेक्रेटरी जनरल मीडिया टॉक भी करेंगे। ये सारी सिचुएशन है जो हमने आपको बताई है और इसी पर आज हमने बात करनी है। इसके लिए हमारे नुमाइंदे खालिद महमूद हमारे साथ इस्लामाबाद से मौजूद होंगे। इसके साथ साथ सीनियर तज्ज़ियाकार आमिर इलियास राना साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। आमिर साहब, आपकी इजाज़त से ज़रा मैं खालिद महमूद साहब से पहले बात करूँगी। अस्सलाम वालेकुम खालिद महमूद साहब, सुबह का आगाज़ तो शहर इक़्तिदार में बड़ा ज़बरदस्त हुआ है। जिस तरीके से एक तो तैयारियां मुकम्मल की गई थी और अब आज इजलास शुरू होने जा रहा है, तो किस वक्त इजलास शुरू होगा? इफ्तिताही सेशन कब से शुरू होगा? जी वालेकुम सलाम जी। देखें जी, ये आज पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा एजाज है कि पाकिस्तान इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस का आज होस्ट है। 7 ममालिक के वज़राए आज़म इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद हैं, जबकि ईरान के नायब सदर, मंगोलिया के वज़ीर आज़म जो कि बहसीत मुबस्सर आज इस्लामाबाद में मौजूद हैं। इसके अलावा काज़ाकिस्तान के जो मिनिस्टर हैं वो भी आए हैं और ख़ासकर जो इंडियन फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर है वो भी आज इस्लामाबाद में मौजूद हैं। ये एक बड़ी कॉन्फ्रेंस है। इस कॉन्फ्रेंस का एजाज जो है पाकिस्तान के लिए मुस्तकबिल में भी इसका असर जो है वो बाकी रहेगा, क्योंकि पाकिस्तान जो एक तन्हाई का शिकार था, पाकिस्तान के बारे में ये कहा जा रहा था पाकिस्तान शायद तन्हाई का शिकार हो गया और दुनिया यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं करती, तजारत नहीं करती इन लोगों के साथ। अब जो तासर है वो खत्म हुआ है इस कॉन्फ्रेंस से और पाकिस्तान का जो सॉफ्ट इमेज है वो बिल्ड हुआ है, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में जो सरबराहान आज इस्लामाबाद में मौजूद हैं। 10 बजे ये इजलास होगा कन्वेंशन सेंटर में, जहाँ पे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इजलास की सदारत करेंगे और इसके इफ्तिताही जो कलमात हैं वो शहबाज शरीफ ही अदा करेंगे। उसके बाद गाहे बगाहे जो तमाम जो सरबराहान मुमलकत इस वक्त कन्वेंशन सेंटर में मौजूद होंगे वो खिताब करेंगे। 10 मेंबर जो है, मुस्किल मेंबर जो इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद हैं, इस कन्वेंशन सेंटर में 10 बजे आ जाएंगे। वो बारी बारी खिताब करेंगे। उसके बाद जो एजेंडा तय पाएगा, जो क्योंकि टेक्निकल कमेटी के इजलास कल हो गए थे, जो मिनिस्टर थे उन्होंने मुलाकातें कर ली थी, एक ड्राफ्ट जो है उन्होंने तैयार कर लिया था। जैसे ही ये ड्राफ्ट जो है टेबल किया जाएगा आज कन्वेंशन सेंटर में, तो उसके बाद तमाम जो मेंबर ममालिक हैं इस पर दस्तखत कर देंगे और उसके बाद जो है वो एक जॉइंट अलामिया जो है, मुश्तरका अलामिया जो है वो जारी किया जाएगा और इस मुश्तरका अलामिया का जो ऐलान है वो नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और कौंसिल के जो सेक्रेटरी जनरल होंगे वो आज मीडिया के सामने रखेंगे। लिहाजा ये एक अच्छी बात है कि 3 अहम इश्यूज हैं जिसमें आज इत्तेफाक राय होने खालिद साहब से राब्ता हमारा मुनक़ता हो गया है। आमिर इलियास राना साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर साहब रहे हैं, बहुत बड़ा इवेंट है, बहुत बड़ी सिफारती कामयाबी है, लेकिन एक बहुत बड़ा लम्हा पाकिस्तान के लिए इसलिए भी है कि जहां पर ये देखा जा रहा था कि दीगर खित्ते के ममालिक सोच रहे थे कि भाई अब तनहा कर दिया गया पाकिस्तान को, पाकिस्तान का दुनिया से कोई ताल्लुक नहीं रहा। यहाँ पर तो इस खित्ते के तमाम बड़े सरबराहान इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद हैं। आप किस तरह से देखते हैं इसको? जी बिल्कुल नहीं है, ज़ाहिर है 40% आबादी है और खालिद ने बाकी डिटेल सारी बताई है SCO कॉन्फ्रेंस की। और ख़ास तौर पे क्योंकि हमारा तो मसला इंडिया के साथ है, इंडिया हर जगह पे हमारे लिए रुकावटें पैदा करता है, ब्रेक लगाने की कोशिश करता है, तो उसी का सामना है। लेकिन इसके बावजूद जयशंकर को अब पाकिस्तान आना भी पड़ा है, क्योंकि SCO है ही रीजनल कोऑपरेशन के लिए जो चाइना ने बनाई है और उसके अंदर अब यहाँ रशिया के वज़ीर आज़म भी रात पहुंच गए, चीन के वज़ीर आज़म 2 दिन से मौजूद हैं और वो परसों तक यहीं पे मौजूद हैं, सॉरी कल तक मौजूद हैं। और कल रशिया के साथ बाज़ाब्ता हमारे 2 तरफा मुज़ाकरात हैं, चीन के साथ हमारे बाज़ाब्ता मुज़ाकरात हो चुके हुए। तो दौरे की अहमियत अपनी जगह पे है। आज समिट शुरू हो रही है, प्राइम मिनिस्टर उससे खिताब कर रहे हैं 10 बजे।
तो उसके बाद दस्तावेजात का तबादला भी होना है, साइन भी होने हैं, तो खिताब भी करेंगे लोग यहाँ पे, हमारी हॉस्पिटैलिटी के बारे में भी बात करेंगे। लेकिन दुनिया को एक मैसेज जा चुका हुआ है कि जो हालात पोर्ट्रे किए जा रहे थे, दुनिया को बताए जा रहे थे, वैसी सिचुएशन नहीं है। यहाँ बहुत खास तौर पे इंडियन स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी मौजूद है और उसमें बलूचिस्तान सबसे बड़ा उनका निशाना है। केपी के अंदर तालिबान की हमें समझ नहीं आ रही अब तक कि उन्होंने ऐसा क्यों किया हुआ है कि वो टीटीपी को संभाले हुए हैं। उस पर उनसे मुज़ाकरात हो रहे हैं, चाइना और रशिया के साथ भी बात हो रही है कि वो लोग भी चूंकि तालिबान के साथ अब हो चुके हुए हैं, चाइना ने उनके साथ रवाबित बनाए हैं, वहां पे तिजारती काम भी कर रहे हैं, रशिया ने भी उनका जो दहशतगर्दी का स्टेटस था वो खत्म कर दिया हुआ है। तो अब चीजें आगे बढ़ रही हैं, तो यही कोऑपरेशन की बात होती है कि इनके जरिए बात की जाए कि आप उन लोगों को अपना मेहमान तस्वुर न करें जो आपके मेजबान भी रहे, यानी पाकिस्तान लाखों अफगानियों को संभाला हुआ है आज भी, और आप उनको तंग करते हैं। तो इसी तरह कॉन्फ्रेंसों की साइड लाइन पे बातचीत भी होती है, राब्ते भी बढ़ते हैं। इस लिहाज से दुनिया को बहरहाल एक बड़ा मैसेज गया है कि कितने बड़े ममालिक हैं, 4 एटमी कुव्वतें हैं जो यहाँ पे इस वक्त बैठी हुई। बिल्कुल, तो आमिर साहब सही कह रहे हैं, मस्बत इमेज तो बिल्कुल दुनिया को पाकिस्तान का नजर आया है। इस कॉन्फ्रेंस की सरबराही से पाकिस्तान में सरमायाकारी की कितनी राह हमवार होगी? देखिए, यही तो है सेंट्रल एशिया के साथ तिजारती रवाबित, और उसमें अफगानिस्तान का अहम किरदार है कि आप हमारे समुंदरों से, जिसके लिए रशिया खुद यूएसएसआर जब था वो आया था गर्म पानियों की तलाश में कि अफगानिस्तान पे कब्जा करके और फिर पाकिस्तान की तरफ बढ़ा जाए, जो नाकाम हुआ वो खुद टूट गया। आज वो सेंट्रल स्टेट एशियन स्टेट्स जिनके पाकिस्तान के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, वो यहाँ मौजूद हैं, उनके साथ बातचीत भी हो रही है और यही है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान को तो सिर्फ तिजारत के अंदर, अगर जिसको चुंगी कहते हैं, टैक्स, राहदारी टैक्स भी मिले तो दोनों मुल्कों के माशी मसाइल हल होने की तवक्को है कि इसको इस तरह कर ले। और उसके अंदर इंडिया की अपनी है कि उनको भी सेंट्रल एशिया तक ये बहुत जमीन का छोटा रास्ता है जिसके जरिए पहुंच सकते हैं, बजाय समुद्रों से पहुंचे और तिजारत करें। हमारी बंदरगाह कराची के ऊपर इस वक्त डेनमार्क $2 अरब की सरमायाकारी करने के लिए तैयार है, क्योंकि जो कराची पोर्ट मौजूद है उसके सामने दुबई जो है और यूएई की बाकी पोर्ट्स हैं वो बहुत बिजी हैं, और यहाँ पे गुंजाइश मौजूद है और सेंट्रल एशिया के ममालिक को वो सस्ता भी बहुत पड़ेगा। बड़े जहाज भी उतर सकते हैं। गवादर तो है ही इसीलिए कि सबसे बड़े जहाज जो दुनिया में इस वक्त बन चुके हैं वो वहाँ आ सकते हैं, लंगर अंदाज हो सकते हैं और फिर उनकी तरसील। ये वो चीजें हैं जो, जिस तरह हमारे चीन के वजीर आजम ने और पाकिस्तान के वजीर आजम ने वर्चुअली एयरपोर्ट का इफ्तिताह भी किया, जो बहुत जल्द हकीकत में बदलना है, और उसके लिए भी वहां पे काम हो रहा है कि जो हमारे सरकारी इदारों ने, कहते हैं ना, अंधी मचाई हुई थी कि हर बिजनेस पे, हर इंडस्ट्रियल स्टेट पे कॉशन लगा के उन सबको काम से रोका था, अब उसको भी दूर किया जा रहा है ताकि वहां तजारती सरगर्मियां, इंडस्ट्रियल सरगर्मियां बढ़ सकें। आमिर साहब, हमारे नुमाइंदे इस्लामाबाद से खालिद महमूद एक बार फिर से हमसे ज्वाइन करना, हमारा राब्ता बहाल हो गया है, उनसे एक बार फिर इस्लामाबाद की सूरत हाल जान लेते हैं। खालिद साहब, बताइएगा कि इस वक्त आप सिक्योरिटी का क्या माहौल देख रहे हैं, कितनी सिक्योरिटी सख्त है और इस्लामाबाद के वासियों को क्या हिदायत जारी की गई हैं, एक बार दोबारा बता दीजिएगा उनके लिए। जी देखें, इस हवाले से इंतजाम तो बहुत सख्त किए गए हैं। पाकिस्तान के जो तमाम अदारे हैं उनकी जो सिक्योरिटी है वो यहाँ पे मौजूद है, खासकर पुलिस की, रेंजर्स की, और जो 145 के तहत जो यहाँ पे दफात लगी हैं 245 के तहत, वो उसके तहत फौज भी यहाँ पे मौजूद है। शहरियों के लिए कुछ मुश्किलात का सामना है आने जाने के लिए, लेकिन इंतजाम इंतहाई अच्छे किए गए, क्योंकि ये ऐसा मौका है कि किसी किस्म की कोई गलती की गुंजाइश नहीं है यहाँ पे। क्योंकि हमारे कराची का कुछ दिन पहले वाकया पेश आया, उसके बाद चाइनीज के खदशात भी सामने आए थे, लेकिन उसके बाद इंतहाई सख्त सिक्योरिटी यहाँ इस्लामाबाद में की गई है। भारी तादाद में यहाँ पे पुलिस एहलकार तैनात है, तकरीबन 9 से 10 हज़ार सिर्फ पुलिस एहलकार जो है वो इस्लामाबाद में तैनात है। ये एक जिम्मेदारी भी है पाकिस्तान की कि पाकिस्तान एक जिम्मेदार स्टेट होने के नाते जो मेहमान आए हैं उनको पूरा तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। खासकर जो उनके डेलीगेशन इस वक्त इस्लामाबाद की सड़कों पर फिर रहे हैं, मीडिया सेंटर जा रहे हैं, शॉपिंग सेंटर जा रहे हैं, उनको ये तासर देना जरूरी है कि ये एक फ्री स्टेट है, यहाँ पे किसी किस्म की ऐसी कोई वाकया नहीं है। क्योंकि पाकिस्तान के बारे में बैरूनी दुनिया में बहुत खदशात पाए जाते हैं कि शायद ये पता नहीं कौन सी स्टेट है, टेररिस्ट स्टेट है, और यहाँ के इमेज जो है वो खराब किया गया माजी में भी। कल हमने देखा कि जो 500 के करीब साफी इस्लामाबाद में मौजूद थे, मुस्लिम ममालिक के आए हुए थे, उनका इमेज आने से पहले कुछ और था, अब जब वो इस्लामाबाद पहुंचे हैं तो उनका इमेज कुछ और है। जब हमारे से
कर रहे थे वो समझते थे शायद पाकिस्तान एक बैकवर्ड किस्म का मुल्क होगा, पाकिस्तान ऐसा लगता था जैसे तालिबान की कोई स्टेट होगी और यहाँ आएंगे तो घूमने फिरने की आज़ादी नहीं होगी, बाहर नहीं निकल सकेंगे और हर जगह जो है वो अजीब किस्म के लोग नजर आएंगे। लेकिन जब वो यहाँ पे आए तो उन्होंने देखा कि इस्लामाबाद कितना खूबसूरत शहर है और कितने अच्छे लोग यहाँ पे मौजूद है और कितना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे मौजूद है। वो देखकर बिल्कुल इस बात पे हैरान थे कि इसका तासर जो है दुनिया में कुछ और तरह का है। जब यहाँ आके देखते तो इसका इमेज जो है पाकिस्तान का कुछ और तरह का है। ये एक अच्छी चीज होती है कि जहाँ पे जब लोग आते हैं, कनेक्टिविटी बढ़ती है तो पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज जो है दुनिया के सामने आता है। यही लोग जब वापस अपने मुल्कों में जाएंगे तो पाकिस्तान के बारे में बताएंगे कि पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है, पाकिस्तान एक खूबसूरत शहर है, इस्लामाबाद एक खूबसूरत शहर है। वहां पे जाके लोगों से मिले, वहाँ शॉपिंग सेंटर में गए, शहरों पे गए, सड़कों हैं। लिहाजा ये जो चीजें हैं, ये जो तजारत है उसको फरोग देने में मदद करती हैं। यही लोग वहां पे जाके बताएंगे कि पाकिस्तान में इतने मौके हैं तजारत करने के, उनकी मैशत के बेहतर करने के हवाले से, सरमायाकारी के हवाले से। ये सॉफ्ट इमेज भी है। जहां कॉन्फ्रेंस हो रही है वो एक अलग चीज है, लेकिन पाकिस्तान का जो सॉफ्ट इमेज दुनिया के सामने जाना चाहिए उसका ये बेहतरीन मौका है। बेहतरीन मौका है और जा भी रहा है। बहुत शुक्रिया खालिद महमूद साहब, आपसे दोबारा भी हम अपडेट्स लेते रहेंगे एससीओ कॉन्फ्रेंस के हवाले से, जैसे ही आगाज़ और जिस तरह से मेहमान जो है वो पहुंचना शुरू हो जाएंगे जिन्ना कन्वेंशन सेंटर पे। आमिर साहब, जिस तरीके से हमने देखा, अभी हम बात भी कर रहे थे, भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर भी एससीओ समिट के लिए पहुंचे हैं पाकिस्तान पे शिरकत करने के लिए। अभी तो नहीं, इन फ्यूचर पाक भारत ताल्लुकात पर इसका क्या असर पड़ सकता है? क्योंकि अभी तो डेफिनेटली इजलास में बायलैटरल जो है उस पर इशूज़, उन पर बात नहीं होनी है, तो आगे चलकर ये कितना फायदेमंद हो सकता है दोनों ममालिक के दरमियान बेहतर ताल्लुकात के लिए? देखें, जयशंकर का आना इटसेल्फ एक खबर है, अहमियत का हामिल है कि सारी लड़ाइयों के बावजूद उन्हें एससीओ में आना पड़ा है जयशंकर को। और नवाज शरीफ साहब की तरफ से जो गुफ्तगू की गई कि इंडिया के वजीर आजम को आना चाहिए था और मैं चाहता हूं कि वो आए। अच्छा, ये हमारी लीडरशिप की तरफ से है ना कि हम भी ताउन चाहते हैं। वो इंडिया का प्रोपेगेंडा है पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी का। खुद दहशतगर्दी की एक्सपोर्ट में इससे बड़ा सबूत क्या होगा कि कनाडा ने उनके हाई कमिश्नर समेत 6 सिफारतकारों को निकाल दिया है कि वो वहां जाके स्टेट स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी कर रहे हैं। यही तो हम कह रहे हैं कि इंडिया का यही काम है कि पाकिस्तान के अंदर और दुनिया भर में वो इसी तरह की स्टेट स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी कर रहा है और इल्जाम हम पे लगा रहा है। अब तो दुनिया के लिए बड़ा स्टडी केस बन गया है इंडिया का खुद। वो हमारे खिलाफ यही बात करते थे, सबूत उनके खिलाफ निकल आए हैं। और कहां से निकले हैं? कनाडा से, जिनके वजीर आजम ने खुद प्रेस टॉक में आके सारी बातें वजाहत से बता दी हैं। तो अब ये वक्त है कि रीजन में जब आप ताउन की बात करते हैं, आप बिल्कुल उनकी तकरीर आज दहशतगर्दी के खिलाफ होगी। यही इंडियन जर्नलिस्ट भी बता रहे हैं कि उनका रुझान ही यही होगा कि नाम लिए बगैर भी बात वो खुल के पाकिस्तान के बारे में ही करेंगे। लेकिन अब तो प्रोपेगेंडा उनका बनता नहीं है कि उनके खिलाफ दुनिया में सामने सबूत आ चुके हुए हैं। कुलभूषण यादव पे बेशक दुनिया ने खामोशी रखी है, उनका जासूस हमारे पास मौजूद है, सामने है, और यहाँ पे आलमी अदालत इंसाफ की वजह से उनका केस रुका हुआ है। तो कोई चीज ऐसी नहीं है कि जो ढकी छुपी हो। इंडिया को होश के नाखून लेने चाहिए खित्ते के, जहां हम कहते हैं कि 40% आबादी यहाँ पे है और इस वक्त यहाँ उनकी नुमाइंदगी पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में मौजूद है। तो बात शायद आगे चल के मुस्तकबिल करीब में बढ़ जाए, लेकिन जाहिर है कि वो इज्जत और वकार के साथ ही सारे राब्ते होने चाहिए। तो दुनिया में तिजारत हुई है, यूरोप में बड़ी लड़ाइयाँ थी, आज वो नहीं है। आप नहीं समझते कि इस वक्त ये जो दो मुल्कों के ताल्लुकात हैं और यहाँ कुछ बर्फ पिघलने वाली है? क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी भी ये कह चुके हैं कि यहाँ पर बाहमी ताल्लुकात जो हैं उन पर बातचीत शायद ना हो पाए, यहाँ पर कसीरुल मुल्की जो ताउन है उस पर ही बात होगी। देखिए, जो एससीओ है वो तो कसीरुल मुल्की ताउन पे ही है ना, कि खित्ते में ताउन के ऊपर बातचीत है। उसका जो एजेंडा है वो उसी तरह ही है। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया, चीनी प्राइम मिनिस्टर आए हैं दो तरफा ताल्लुकात के ऊपर और दौरे का पहला दिन 14 अक्टूबर का उनका ये दो तरफा ताल्लुकात पे था और 17 सितंबर का रशियन प्राइम मिनिस्टर का इसी के लिए रखा हुआ है कि हो सकता है वो आज भी हो जाए। तो ये नहीं है एससीओ के समिट में नहीं बात हो सकती, साइड लाइन में तो सब बातें हो सकती हैं। इन दोनों वज़ीर आज़म ने तो दौरा भी अलग से उसका शेड्यूल रखा गया है कि दो तरफा मुज़ाकरात बातचीत होगी, ताउन के लिए होगी, इक़्तिसादी ताउन के ऊपर होगी, दिफाई ताउन पे बात होगी। हमारा तो चाइना के साथ कोई दिफाई ताउन ढका छुपा हुआ तो नहीं है, सब चीजें सामने हैं। तो ये इस तरह के दौरे से जो कुछ चीजें रुकी हुई होती हैं वो भी चल पड़ती हैं और खित्ते में बेहतरी की तरफ ही जाती हैं। अब रशिया इंडिया के साथ तिजारत कर रहा है और उनका दिफाई ताउन पुराना रहा है, अब वो अमेरिका के साथ हलीफ बन गया हुआ है और वो चाइना के खिलाफ अमेरिका उन्हें इस्तेमाल करना चाहता है और ये बात इंडिया को भी पता है और वो बड़ा बखुशी
ये किरदार निभा रहा है ताकि उनकी उन तक आमिर अमेरिकी साहब, लेकिन ये बात तो बड़ी होती काबिल रहे। सताइश है। हमारे वजीर खारजा भी बिलावल भुट्टो जरदारी भी इंडिया गए थे, कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने ही गए थे, लेकिन उनकी खबरों में हमने देखा कि कैसे उन्होंने इन खबरों को जो है अपनी अपनी टेलीविजन स्क्रीन की जीनत बनाया और उसमें तनकीद का निशाना बनाते रहे, वो पाकिस्तानी वजीर खारजा को भी, उनके बयानात को भी। लेकिन दूसरी जानिब आप पाकिस्तान में देख रहे हैं, जब वो आए हैं बड़ा गर्मजोशी से इस्तकबाल किया गया है, बल्कि उनके आमद पर जो हमसाया मुल्क है भारत, वहाँ से आवाज़ें आ रही हैं कि बड़ा जो है पुरतपाक इस्तकबाल किया गया है वहाँ पर। देखिए, ये उनका रवैया था जो दुनिया गोवा में जब बिलावल भुट्टो वजीर खारजा थे गए थे, तो उस वक्त का रवैया उनके मीडिया का, उनकी स्टेट का, वो भी दुनिया ने देखा था और आज हमारा भी देख रहे हैं। हमारी तो टेलीविजन स्क्रीन पे इंडियन जर्नलिस्ट आ रहे हैं ना, इंटरव्यूज में भी आ रहे हैं, उनको रास्ता दिया गया है, वीजे दिए गए हैं। ऐसी बात नहीं है कि कोई सरदमौरी दिखाई गई है, बिल्कुल ही। लेकिन जहां पाकिस्तान के असूली मौकफ हैं वो भी बातचीत होती रहेगी। चाइना हमारा बड़ा पुराना दोस्त है, वो हमेशा से ये कहता है कि आप अपने तनाज़ात को बिल्कुल सामने रखें और ग्राउंड पे रखें, लेकिन तिजारत को बाहमी फरोग के लिए बढ़ाएं, जो इंडिया और चाइना में भी जारी है। तो यही काम हमसे भी एक्सपेक्ट हो रहा है। हमारे यहाँ अपनी मसाइल हैं कि भाई वो स्टेट स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी से बाज ही नहीं आता, और मोदी ने खुद ऐलान किया था काठमांडू में जाके कि देख लो हमने बांग्लादेश लिया था तुमसे। तो वो बातें भी कोई हम भूल नहीं सकते। लेकिन इन सब के बावजूद जब आप एक तंजीम में मौजूद है खित्ते में ताउन के, तो बात निकालने की बनती है कि राहें निकलनी चाहिए, बंद नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात कर रहे हैं आपने भी आमिर साहब। 32 साल से सहाफत में बड़े उतार चढ़ाव देखे हैं, तो इस तरीके से जो अब की सिचुएशन बन रही है उस पर एनालिसिस आपका बड़ा ज़बरदस्त है। अच्छा आमिर साहब, अभी जो शंघाई ताउन तंजीम का सरबराही इजलास हम होस्ट कर रहे हैं, इससे पाकिस्तान को डेफिनेटली फ़ायदा तो होने वाला है बहुत ज़्यादा। तो क्या पाकिस्तान का फिर कोई ब्रिक्स की रुकनीत का भी चांस बन सकता है, क्योंकि 22 अक्टूबर से फिर रूस में उसका भी इजलास शुरू हो रहा है? देखिए, जब आप एससीओ के मेंबर बन गए 10 साल पहले और सब चीजें आप चलाते जा रहे हैं, तो ब्रिक्स कुछ ज्यादा दूर की बात नहीं है। रशिया का उसमें सारा कंट्रोल है, पाकिस्तान चाह रहा है, रुकन ममालिक के साथ बातचीत भी हो रही है। तो यही वो खित्ते का ताउन है ना, जो नेटो वगैरह उन्होंने बनाई हुई अमेरिका ने। तो इस खित्ते में जो लुक एशिया कह लें, आप साउथ एशिया कह लें, सेंट्रल एशिया कह लें, पाकिस्तान तो इस पॉलिसी पे गामजन है कि हम अपने हमसायों के साथ ताल्लुकात भी ठीक चाहते हैं और अमन भी चाहते हैं और लोगों की इक्तिसादी तरक्की भी चाहते हैं। पाकिस्तान का तो असूल ही यही है। अब ये बात समझने की है, हम चूंकि बात फिर घूम फिर के इंडिया पे ही आती है कि वाहिद खित्ते में रुकावट ही वही है। ये बात उनके सोचने की है कि वो अपने आप को बहुत बड़ी इक्तिसादी कुव्वत समझ के कि पाकिस्तान तो पीछे रह गया, पाकिस्तान से क्या बात करनी है, ये बात उनके समझने की है कि इससे काम चलता नहीं है। उनके वसाइल में भी मसाइल आते हैं और हमारे में भी आते हैं। तो ये रास्ते बनाने से बनते हैं और उसकी कोशिशें पाकिस्तान ने बहरहाल की हुई हैं और जो जारी रहेंगी। अच्छा आमिर साहब, हमने भारत की बात की, आपने चाइना का भी जिक्र किया, तो चाइना की बात करते हैं। हम देख रहे हैं कि एससीओ जो ये समिट हो रहे हैं, यहाँ पर सरबराहान का जो इजलास हो रहा है ख़ास तौर पर, उसको लेकर चाइना काफ़ी जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रहा है। हम देख रहे हैं कुछ सरबराहान आज भी पहुँचे हैं और अभी कुछ देर पहले हमने मनाजिर भी चलाए उज़्बेक वज़ीर आज़म के, वो उनकी आमद हुई यहाँ पर। हम देखते हैं कि चाइना के वज़ीर आज़म ली चियांग एक दिन पहले ही मौजूद थे। यहाँ पर वो एक स्लीपिंग पार्टनर के तौर पर इस तंजीम में शिरकत नहीं कर रहे, बल्कि उसमें एक ऐसे प्लेयर का रोल अदा कर रहे हैं जो कि आगे है, सरकर्दा प्लेयर है वो। तो आप क्या सोचते हैं, उनका एक दिन पहले आना क्या पैगाम देता है? नहीं, वो तो देखिए एक दिन पहले आना ही असल पैगाम है। शंघाई कोऑपरेशन काउंसिल नाम से भी जाहिर है कि चीन खुद इसका बानी है, मेजबान है। और अगली आज प्राइम मिनिस्टर हमारे हैं मेजबान और चेयरमैन है, और अगले साल के लिए रशिया के हवाले आज कर दी जाएगी चेयरमैनशिप उनकी। तो चाइना के वजीर आजम एक दिन पहले इसलिए आए कि वो हमारा बायलैटरल विजिट है, दो तरफा, जिसमें हमने कोई 13-14 मुआहदे भी किए हैं आपस में चाइना और पाकिस्तान ने। और हमारे सिक्योरिटी कंसर्न भी हैं, उनके चीनी इंजीनियर्स के ऊपर हमले हो रहे हैं और मसाइल बने हुए हैं, उसको भी हम दूर कर रहे हैं। तो ये विजिट उस लिहाज से बहुत सिग्निफिकेंट है, अहमियत का हामिल है कि जो गिले शिकवे दूर बैठ के होते हैं आप सामने भी कर लेते हैं और उनके हल निकालते हैं। चाइना ने हमेशा पाकिस्तान को बेल आउट किया है। अभी पिछले साल हमारे बड़े मसाइल बन गए थे IMF के साथ बातचीत में, तो जो हमें ज़र मुबादला के ज़खायर में मुश्किलात थी वो चाइना ने हल की थी। जहाँ सऊदी अरब UAE हमारे साथ चल रहे हैं, वहाँ चाइना भी इसी तरह चल रहा है। तो ये तो है ही नहीं कि वो चाइना कोई खामोश बैठा है। चाइना पाकिस्तान के साथ पूरी दुनिया में चल रहा है। जब 5 अगस्त का वाकया किया था इंडिया ने और अपने आइन में तब्दीली कर ली थी, तो सलामती कौंसिल का स्पेशल इजलास चाइना के एफर्ट से ही हुआ था ना, क्योंकि वो वहाँ मुस्तकिल मेंबर है। पाकिस्तान उनका एक मुस्तकिल दोस्त है, हम उनके दोस्त हैं, वो हमारे दोस्त हैं।
हमारे सही। साथ तो उन्होंने दुनिया में आंख खोली, बिल्कुल सही इस कह रहे हैं। PIA के जरिए वो दुनिया में गए और हम अमेरिका के साथ मिलाए। अब हमारे यहाँ उतार चढ़ाव हमारी सियासत ने हमें खराब ठीक। किया, अमित यहाँ साहब, पॉलिसियां मुस्तकिल नहीं रही, जिसकी बुनियाद पे हम बहुत ज्यादा मुश्किलात का शिकार हैं। सही वक्त करीबन खत्म हो गया है। लास्ट में मैं यही पूछना चाहूंगी, मशरक़ वस्ता में बड़ी कशीदगी आपको पता चल रही है, जंग चल रही है, इसराइल दंदनाता फिर रहा है और अमन तबाह करने पर तुला हुआ है। तो आज फिर क्या इस समिट से तमाम लीडरान की तरफ से इस हवाले से भी कोई ठोस पैगाम दुनिया को जाएगा? देखें, दे ले पैगाम। अमेरिका पीछे खड़ा है, यूरोप पीछे खड़ा है इसराइल के, और उनके लोग मुजाहरे कर रहे हैं, उनके बच्चे यूनिवर्सिटियों में मुजाहरे कर रहे हैं उस बर्बरियत पे जो गजा में बरपा है, लेकिन उन पे कोई कान पे जूं नहीं रिंग रही, क्योंकि उम्मत मुस्लिमा आपस में तकसीम है। हर बंदा अपने अपने मुल्क के लिए चल रहा है। हमारी वो जो तंजीम है वो मौसर किरदार अदा नहीं कर सकी फलस्तीन के इशू पे। अब ईरान ने जो हमला किया है वो बार बार कह रहे हैं कि बबांगे दौल हम जवाब देंगे, अपनी मर्जी के मुताबिक देंगे, और अमेरिका ने अपने तमाम वसाइल उनको मुहैया कर दिए हैं, बहरी बेड़े से लेके हर चीज दौलत तक सब लगा दी है कि आप जो चाहें करें, हम आपके साथ हैं। तो जब तक हम इकट्ठे नहीं होंगे, यहाँ पे बात होनी चाहिए, वहां से आगे हो, लेकिन रीजनल कोऑपरेशन में क्या किस हद तक ये जा सकते हैं, रुकन ममालिक के अपने अपनी तौर पे गजा के ऊपर वो सारे बात कर चुके हुए हैं, फलस्तीन के ऊपर, इसराइल के ऊपर। यहाँ हमें तवक्को करनी चाहिए कि कोई बेहतर रास्ता इस ही बने। मौजू पे भी सही। देखते हैं कि इस इजलास में क्या तस्करा होता है और क्या शेयर किया जाता है। इस मौजू पर भी किसी और दिन बात करेंगे। SCO पर बात करने के लिए शुक्रिया आपका, और बाकी लोग भी कोशिश कीजिए, तमाम पाकिस्तानी इसका चर्चा जरूर कीजिए, इससे डिसएसोसिएशन मत रखिए। ये सरबराही इजलास जरूर है, लेकिन ये हमारी नुमाइंदगी करता है दुनिया में, तो कोशिश कीजिए कि आप भी अपनी नुमाइंदगी खुद करें। जिस तरह भारत में जब भी ऐसा कोई समिट होता है, जब भी ऐसा कोई इजलास होता है, वो इसका तस्करा अपने घरों तक करते हैं, ताकि लोगों में आगाही, अपने लोगों में आगाही मौजूद हो, और जब भी पाकिस्तान की बात आए आप कोई अच्छी बात कर सकें। अभी